तो बच्चों, गुरुकुल क्लास 9th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के मैथ में चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3 पढ़ने वाले हैं। 4.3 जो है आलेख से संबंधित है, ग्राफ से संबंधित है और इसमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई है, जो इस चैप्टर के समाप्ति के लास्ट में आपको हम बता देंगे कि इस चैप्टर का कौन कौन क्वेश्चन वीवीआई है, जिसको सॉल्व करने के लिए या एमसीक्यू के लिए आप उपयोग करिएगा। वीडियो जब इस जैसी चैप्टर 4 ख़त्म हो जाएगा, इस चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू भी बनाएंगे और किस तरह का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है एमसीक्यू में, यह भी सब हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कहना चाहता है। कहता पहला कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए, मतलब इसका ग्राफ बना करके दिखाइए। तो 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का ग्राफ बनाना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है। तो पहला का फर्स्ट क्वेश्चन यही है, x + y = 4। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि x और y का 2 गो वैल्यू पता कर लेंगे। कम से कम रैखिक समीकरण में 2 वैल्यू होना चाहिए, 2 x के लिए और 2 गो y के लिए। तो आप इस समीकरण में अपने से वैल्यू बैठा सकते हैं। मान लीजिए कि इसमें हम x = कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ये +y है, इधर चला जाएगा तो -y हो जाएगा। अब इसी में y का वैल्यू बिठा लीजिए। y का वैल्यू मान के चलिए 1 लेते हैं, ठीक है। तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 माइनस, और y का वैल्यू क्या लिए हैं 1 लिए हैं, तो 1 बिठा दिए। तो कितना होगा 3, तो इसमें 3 बिठा गया। अब मान के चलिए कि y का वैल्यू ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, 2 ले लिए। तो x का वैल्यू क्या होगा, इसी पर बिठा देना है। 4 माइनस y के जगह पर बैठा दीजिए 2, तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से 2 गो वैल्यू निकल गया। अब इसी दोनों वैल्यू के सहायता से इस समीकरण का, रैखिक समीकरण का क्या कर देना है, आरेख माने आलेख ग्राफ खींच देना है। तो चलिए यह एक चर वाला माने 2 चर वाला है, माने एक रैखिक समीकरण है, एक ही लाइन में है। डबल इक्वेशन 10th क्लास में आपको पढ़ना है, जिसमें इस तरह से 2 गो इक्वेशन मिलेगा और दोनों लाइन एक दूसरे के या तो इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगे। इसी तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो वह 10th क्लास में पढ़ना है, आपको केवल एक रैखिक समीकरण पर पढ़ना है। तो चलिए इसी का हम लोग ग्राफ अब खींच के देखते हैं। अब देखिए इसका ग्राफ हम लोग यहाँ पर बना लिए हैं। ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है जो आपका पास वैल्यू है, देखिए यहाँ पर कह दिया है 3,1, मतलब x का वैल्यू 3 रहेगा तो y का वैल्यू 1। तो x का वैल्यू 3 यहाँ है और y का वैल्यू 1 है, इस पॉइंट पर हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया आपका 3,1 हो गया, 3,1 हो गया यह पॉइंट। अब क्या है, एक और वैल्यू है जो 2,2 है। तो x का देखिए 2 यह है, y का 2 यह है, इस पॉइंट पर हो गया। तो यह 2,2 हो गया, यह हो गया। और यही दोनों को लेकर के एक ग्राफ खींच दीजिए, इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचा जाएगा और यही इस इक्वेशन का, यह रैखिक समीकरण का सॉल्व हो गया। इसी पर आपको समीकरण लिख देना है, तो लिख दीजिए x + y = 4, हो गया आंसर। देखिए कितना आसान था। तो यह आपका पहला क्वेश्चन जो है उसका सॉल्व हो गया। अब आइए इसी का सेकंड क्वेश्चन, हम पहला का ही सेकंड क्वेश्चन इस ग्राफ में बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है x - y = 2। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, 2 वैल्यू पता कर लेंगे, 2 गो x के लिए और 2 गो y के लिए। तो इसमें भी अपने मन से कर लीजिए कि यदि x = करिएगा तो 2, ये -y है, इस साइड में चला जाएगा तो +y हो जाएगा। अब y का वैल्यू मान के चलिए कि आप y का वैल्यू जो है अपने मन से 1 रख लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पर बैठा दीजिए 2 + y के सेस्टिंग पर, 2 के 2 और y का वैल्यू 1, 3 हो गया। तो y का वैल्यू आप लिए 1, तो x का वैल्यू हो गया 3। एक और ले लीजिए, क्या ले लीजिएगा, y का वैल्यू अब 2 ले लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या होगा, इसी पर बैठा दीजिए, इसी पर 2 और y के जगह पर बैठा देना है 2, 4 हो गया। तो यहाँ y का वैल्यू लिए 2, तो x का वैल्यू 4 आ गया। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि
एगो आपका ये मिला पॉइंट के लिए, एक पॉइंट के लिए ये मिला, या दोनों पॉइंट से स्ट्रेट लाइन खींच देगा। तो चलिए दूसरा का पोर्शन है उसमें कर देते हैं, इसमें हम लोग ग्राफ खींच देते हैं। तो चलिए दूसरा के लिए भी हम लोग ग्राफ बना लिए हैं इस तरह से, ठीक है। ये वाई एक्स है, ये एक्स अक्ष है, और इस एक्स अक्ष वाई अक्ष पर हम लोग को क्या क्या करना है से देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, पहला है कि 3,1 है, एक्स का वैल्यू 3 तो वाई का वैल्यू 1। तो इसको ग्राफ पर देखते हैं, तो एक्स का वैल्यू 3, देखिए एक्स का वैल्यू 3 है, वाई का वैल्यू 1, इस पॉइंट पर मिल जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पर मिल जाएगा, इस पॉइंट पर मिल जाएगा। तो कितना हो गया, ये 3,1 हो गया। अब ये कितना है, अब ये सेकेंड वाला देख लीजिए। सेकेंड का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का वैल्यू 2 है। तो एक्स का वैल्यू 4 कहाँ है, एक्स का वैल्यू 4 है और वाई का वैल्यू 2 है, इस पॉइंट पर मिल जाएगा। तो 4,2 हो गया इस पॉइंट को। अभी दोनों पॉइंट को लेकर के हम लोग क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे। इस तरह से आपका ये लाइन खींचा गया और यह आपका स्ट्रेट लाइन हो गया किसका, x माइनस वाई इजकल टू 2 जो इक्वेशन है उसका। तो इस तरह से यह भी सवाल सॉल्व हो गया। अब आइए इसी का एक और सवाल, फर्स्ट का ही थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन लिख दिए, y इजकल टू 3x दिया हुआ है बुक में, तो इसमें y इजकल टू निकला हुआ है, इसलिए आपको निकालने की ज़रूरत नहीं था, यहाँ पर y इक्वल टू किया हुआ है। तो हम लोग x का वैल्यू बैठाना है। तो x और y, x का वैल्यू यदि 1 लेंगे, x का वैल्यू कितना ले लिए हैं 1 लेंगे, तो y का वैल्यू क्या होगा 3x का आता है, माने x का तिगुना 3, 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इसमें 3 भरा जाएगा। यदि x इक्वल टू आप 2 ले लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3x के अनुसार 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ y का वैल्यू 6 हो गया और जब इसका वैल्यू हम लोग 2 लिए थे। तो इस तरह से इसका 2 पॉइंट मिल गया है। तो इसका ही वैल्यू को हम लोग अब ग्राफ पर दिखा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए ग्राफ हम लोग खींच चुके हैं तीसरा के लिए, इसी तरह का जो फर्स्ट सेकंड में खींचे थे। अब देखिए पहला पॉइंट यहाँ कह रहा है कि 1 और 3 पर बनाना है। x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1 यह हो गया, x का वैल्यू 1 यह हो गया, और y का वैल्यू कह रहा है कि 3 होना चाहिए। तो 3 इस पॉइंट पर मिलेगा, x का 1 y का 3। तो क्या हो गया 1, 3 हो गया आंसर। अब देख लीजिए क्या कह रहा है दूसरा, x का वैल्यू आपको होना चाहिए 2 और y का वैल्यू 6। तो x का वैल्यू 2e हो गया और y का वैल्यू 6e हो गया, इस पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है। तो यह हो गया 2,6 के लिए। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए। अब देखिए कि किस पॉइंट पर जाते हुए जा रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि यह 0 पॉइंट से मतलब मूल बिंदु से होते हुए जा रहा है, ठीक है। मूल बिंदु जानते हैं 0,0 को मूल बिंदु कहा गया है। इस पॉइंट से होते हुए जा रहा है। यह इक्वेशन है y इक्वल टू 3x, यही आपका है। यह भी सवाल का सॉल्व हो गया। अब देखिए फर्स्ट का 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन। तो यहाँ पर इक्वेशन हम लोग लिख दिए हैं 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, 3 के 3 हो गया, प्लस से इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2 इक्वल टू वाई। तो इस तरह से y के लिए देखिए 2 निकल गया। तो y इक्वल टू निकल चुका है। अब इसका हम लोग 2 का निकाल देंगे, वैल्यू निकाल देंगे x के लिए भी और y के लिए भी। तो चलिए यहाँ x का वैल्यू मान लेते हैं। यदि x का वैल्यू 1 मान लेते हैं, x का वैल्यू क्या ले लिए 1, तो y का वैल्यू क्या होगा, इस पर बैठा दीजिए 3 माइनस 2x पर, 3 के 3 हो गया, माइनस 2 के 2 हो गया, x का वैल्यू 1 हो गया, 3 के 3 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, कितना बचेगा 1 होगा। तो y का वैल्यू भी 1 आ गया। उसी तरह से गौर कर दीजिए कि x का वैल्यू यदि हम अब 2 रख लेते हैं, x का वैल्यू कितना ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, इसी पर बना दीजिए 3 माइनस 2x पर, 3 के 3 माइनस 2 और x का वैल्यू 2 हो गया, 3 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, घटा देंगे कितना होगा -1। तो y का वैल्यू आ गया -1 और x का वैल्यू 2। तो
तो चलिए इसका भी हम लोग ग्राफ बना लिए। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब इसमें क्या दिखाना है से देख लीजिए। आपको यही दिखाना है, यहाँ पर देख लीजिए। एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई का भी वैल्यू 1 है, इसी को बनाना है। तो एक्स का वैल्यू 1 देखिए, एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई का भी वैल्यू 1 है, इस पॉइंट पर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1,1 के लिए। अब ये क्या है, एक्स का वैल्यू 2 है तो वाई का वैल्यू -1 है। तो एक्स का वैल्यू 2 है और वाई का वैल्यू -1, देखिए नीचे वाई का वैल्यू -1 है, तो इस पॉइंट पर हो गया। तो इसका क्या हो गया, ये हो गया एक्स का वैल्यू 2 तो वाई का वैल्यू -1 हो गया। अभी दोनों पॉइंट को लेकर के खींच दीजिए लाइन, इस तरह से लाइन खींचा गया। तो यह हो गया आपका किसका, तो 3 = 2x + y, इसी का हुआ। तो इस लाइन पर हम लोग इस समीकरण को लिख दिए, इक्वेशन को। इस तरह से फर्स्ट का जो चारों क्वेश्चन है इस तरह से ग्राफ खींचाएगा। तो समझ में आ गया होगा किस तरह से बनता है ग्राफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखें। से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखें। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। तो देखिए कह रहा है कि 2,14 जो है कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से के गो रेखा खींचा जा सकता है। तो इससे तो 2 गो रेखा कह रहा है खींचने के लिए, कह रहा है कि 2 गो जो रेखाएं हैं उसका समीकरण लिखिए। और इस पॉइंट से जो कह रहा है कि कितना रेखा बिंदु हो सकता है, तो जानते हैं कि एक रेखा से अनंत रेखाएं हो सकती है। रेखा की संख्या फिक्स नहीं है, हजारों की संख्या में रेखाएं खींचा सकती है। ठीक है, लाखों की संख्या में रेखाएं खींचा सकती है, इसलिए इसमें अनगिनत जो है रेखाएं हो सकती है, क्योंकि कोई पॉइंट से अनगिनत रेखाएं हो सकती है। अब कहता है कि यह पॉइंट है, इस पॉइंट से कोई रेखा का 2 गो समीकरण लिखिए। तो देखिए मान के चलिए कि एक्स का वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू है। ठीक है, यह एक्स का वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू है। तो यदि एक्स और वाई दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, 2 + 14 = 16। तो एक इक्वेशन तो यह हो गया कि x + y = 16, एगो इक्वेशन ही बन गया। कह रहा है कि वाव बना के दिखाइए हमको। तो कह रहे हैं कि x में से y दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से 14 घटा दीजिए तो x - y = क्या हो जाएगा, -12 आ गया। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। तो इस तरह से बहुत आप कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, जोड़ करके, घटाव करके, मल्टीप्लाई करके, इस तरह से बहुत सा इक्वेशन बन सकता है। ठीक है, एक्स में जो और जोड़ दीजिए, एक्स में मल्टीप्लाई करके बढ़ा के वैल्यू बना सकते हैं। तो आपको 2 गो कहता है या 2 गो आपका बन गया, यही सवाल का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण इसके आलेख पर स्थित है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस 3 और 4 जो है, एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 4 है, इससे एक इक्वेशन बना हुआ है। और इस इक्वेशन में क्या करेंगे कि एक्स और वाई का वैल्यू बैठा करके ए का वैल्यू निकाल देंगे। तो चलिए बनाते हैं, ये भी बहुत आसान है, VVI क्वेश्चन है। तो चलिए यही दिया हुआ था, ये एक्स का वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू बैठा दीजिए इसमें। 3y = ax + 7, एक बार लिख दिए सवाल को। 3 के 3 हो गया, वाई का वैल्यू कितना बैठाना है, 4 बैठाना है। ए का ए हो गया, एक्स का वैल्यू कितना बैठाना है, 3 बैठाना है, हाँ +7। इधर कितना हो गया, 4 × 3 = 12 हो गया, ये 3a हो गया, ये +7 है। ठीक है, और +7 लिख दीजिए, इधर ले आनी है। 12 हो गया, ये +7 इधर ले आनी है, तो प्लस है ना के माइनस हो जाएगा, 3a हो गया। और इस तरह से 12 में से 7 कम कर देंगे, कितना आएगा बोलिए, 5 आएगा। और इधर का हो गया, 3a हो गया। जब a = 2 करेंगे तो 5/3 होगा। यही सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया। देखिए टैक्सी के किराया के बारे में यहाँ समझाया जा रहा है। कह रहा है कि पहला 1 किलोमीटर जाइएगा तो 8 रुपया लगेगा, और कहता है उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है, और बाकी जे किलोमीटर जाइएगा उतना 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। पहला 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया, और बाकी जितना किलोमीटर जाइएगा 5 रुपये के हिसाब से लगेगा। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर, टोटल दूरी x किलोमीटर बता दिया है, कि 1 किलोमीटर गया नहीं बताया है, लेकिन टोटल बता दिया कि x किलोमीटर है, और कुल इस सभी का किराया होगा y रुपया। तो एक रेखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख भी खींचिए।
तो चलिए आपको पहले हम इस सवाल को समझाते हैं। पहले कहना चाह रहा है कि 1 किलोमीटर शुरू घड़ी जाइएगा तो 8 रुपया लगेगा, और बाकी जितना किलोमीटर शेष किलोमीटर जितना जाइएगा शेष वह प्रति किलोमीटर के अनुसार आपको 5 रुपया लगेगा। और कुल दूरी जो तय किया है वह क्वेश्चन के अनुसार x किलोमीटर है, और कुल किराया जो है, कुल किराया जितना गया है x किलोमीटर वो y रुपया है। तो कह रहा है कि इसको एक समीकरण के रूप में हमको बताइए। तो चलिए देखिए, पहला तो है कि सब तो लिखा हुआ है ये है, लेकिन टोटल दूरी गया है x किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर घटा देंगे इसमें ताकि शेष प्रति किलोमीटर का हमको दूरी निकालना हो 5 रुपये के हिसाब से तो किया जा सके। तो आपको जो है शेष दूरी या 1 किलोमीटर को छोड़कर कह सकते हैं दूरी। तो टोटल दूरी 1 था जिसमें 1 किलोमीटर हटा दिए, तो ये बाकी जो बच गया वो इतना किलोमीटर दूरी हो गया, क्योंकि बाकी जो शेष बचा उसको 5 रुपये के हिसाब से लेना है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो अब देखिए 1 किलोमीटर का दूरी का किराया और शेष दूरी का किराया, बाकी सबको जोड़ देंगे तो कुल किराया हो जाएगा, यही नहीं होगा। तो 1 किलोमीटर का किराया कह रहा है कि 8 रुपया होगा, प्लस शेष दूरी, तो शेष दूरी कितना है x - 1 है, और इसका दूरी का कैसे है प्रति किलोमीटर 5 रुपया है, तो 5 से गुना कर देंगे तो जितना दूरी गया होगा उतना का किराया हो जाएगा, और सब जोड़ करके कुल किराया, तो कुल किराया क्वेश्चन में कह दिया कि y रुपया है। अब इसको सॉल्व कर दिए, 8, 5 को 1 से करेंगे 5x, और 5 को 1 से करेंगे 5, और इक्वल टू इधर y हो गया। तो इस तरह से 5x हो गया, ये 8 है, ये 8 में से 5 कम कर दीजिए तो 3 बचेगा, और इक्वल टू का हो गया, ये प्लस है ऐसे। तो यहाँ पर भी आंसर यदि आप छोड़ देते हैं तो ये भी सही आंसर है, लेकिन बुक में इतना आंसर नहीं दिया है। तो बुक के अनुसार कह रहा है कि 5x है और x के बाद y होता है, ये प्लस है, इन्हें आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ +3 इधर है, ये है, यह बुक में आंसर दिया है। तो यदि आंसर ये भी है, क्योंकि ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, ये भी दोनों है, ये बुक के अनुसार आंसर लाया गया है, ये ऐसे ला सकते हैं। तो यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था। कहता है निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। सही समीकरण बताना है कि कौन होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सही समीकरण चेक करते हैं कि कौन होगा। x बराबर y, जितना x का वैल्यू उतना ही y का वैल्यू है। तो देख रही है x का वैल्यू देखिए यहाँ पर -1 है तो y का वैल्यू 1 है, बराबर नहीं है। x का वैल्यू इधर 1 है तो इधर y का वैल्यू -1 है, बराबर नहीं है, इसलिए यह पहला नहीं होगा। x + y = 0 कह रहा है कि दोनों को जोड़ करके 0 होना चाहिए। तो 1 में -1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में -1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब यह इस समीकरण का सेकेंड बन रहा है। अब x का वैल्यू, y का जो वैल्यू होगा x का दुगना होना चाहिए, तो ये सब देखिए दुगना नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा, इसलिए आपका सेकेंड ही इक्वेशन मिल गया, इसलिए यही आंसर होगा। अब इधर के लिए आकृति 4.7 के लिए देखिए, इस चित्र के लिए दिया हुआ है y का वैल्यू जो होगा x से 2 अधिक होना चाहिए। तो देखिए x है, x इसमें 2 जोड़ देंगे तो 3 नहीं आएगा, इसलिए पहला नहीं होगा। और भी देख लीजिए x का वैल्यू यदि 2 है, 2 में और 2 जोड़ देंगे तो 4 आना चाहिए, तो यहाँ 0 दिया है y का वैल्यू, ये भी नहीं होगा, इसलिए पहला इक्वेशन नहीं होगा। दूसरा देख लीजिए, y का वैल्यू कह रहा है कि x से 2 कम होना चाहिए, तो y का वैल्यू 3 है, 2 में -2 जोड़ देंगे तो आपको -3 आएगा, ये भी नहीं आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं इसे। देखिए कहना चाह रहा है कि y का वैल्यू जो है x में 2 घटाने के बाद मिल जाएगा। तो x है -1, इसमें 2 घटा दीजिएगा तो -3 होगा, जबकि यहाँ 3 कह रहा है, नहीं होगा। यदि x का वैल्यू 2 है और इसमें 2 और घटा देंगे, ठीक है, x का वैल्यू 2 है, ठीक है, तो x का वैल्यू में 2 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो एगो तो x का वैल्यू में 2 घटा देने से 0 आ गया, ये तो एगो मैच कर रहा है, लेकिन सब मैच करना चाहिए। x का वैल्यू देखिए 0 है
तो इसमें 2 घटाएंगे तो -2 आना चाहिए, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसलिए यह दूसरा भी सही नहीं है। तीसरा चेक करते हैं, y का वैल्यू कह रहा है कि x का वैल्यू -2 होगा और उसमें 2 जोड़ दीजिएगा तब y का वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए चेक करके देखते हैं। x का वैल्यू देख लीजिए माइनस हो गया और x का वैल्यू देख लीजिए -1 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3, और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 3 और 2 कितना होगा, ठीक है। यहाँ -1 है और माइनस, यहाँ देखिए -1 और ये माइनस +1 हो गया, 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 होना चाहिए, तो y का वैल्यू देखिए 3 दिया हुआ है। एक और चेक कर लेते हैं, x माइनस हो गया, 0 हो गया, माइनस हो गया और x का वैल्यू 0 बैठा देंगे तो 0 हो गया, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होना चाहिए, तो देखिए y का वैल्यू 2 है। और एक चेक कर लीजिए, x का वैल्यू -2 है, तो x का वैल्यू -2 है, तो -2 में 2 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, तो देखिए y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, मतलब इस सवाल का इक्वेशन 3 सही है। तो चलिए इसमें कुछ करना नहीं था, इस सब का वैल्यू से चेक करना था। तो 5वां हो गया। अब 6ठा क्वेश्चन समझिए। कहता है एक चर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसे भी 9th क्लास में आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा न्यूटन का नियम कहता है, चौथा चैप्टर में है, कार्य के बारे में परिभाषा है, ठीक है, कार्य से संबंधित। कार्य का परिभाषा होता है बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो ये इसी फॉर्मूला पर यह सवाल बनना है। इस कथन को 2 चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है कि इसको एक समीकरण बनाइए और अचर बल 5 मात्रक लेके, अचर बल को कितना ले लेना है, 5 लेना है। 5 कभी बदलेगा नहीं, अचर बल है, यह बदलने वाला बल नहीं है, यह हमेशा 5 रहेगा। दूरी बदलते रहेगा लेकिन बल इतना ही रहेगा। इसका आलेख खींचिए और यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, देखिए दूरी है 2 है, 2 पर है, दोनों पर एक समीकरण बनाना है। और तो आलेख में किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए, तो फिर उसके बाद कार्य भी निकालना है। तो चलिए पहले दोनों पर समीकरण बनाते हैं। 2 मात्रक, यह क्या है, दूरी है दोनों, और बल यहाँ देखिए 5 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, दूरी तो दिया हुआ है, पहले तो समीकरण बनाते हैं। दूरी को हम लोग मान लेते हैं x और कार्य को मान लेते हैं y, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर जानते हैं कि क्या फार्मूला होता है, बल गुने दूरी। पढ़े हैं फार्मूला F × S, ठीक है। तो कार्य है आपका कौन चीज़, तो कार्य है आपका y और बल तो आपका फिक्स है, ठीक है। बल जो है आपका फिक्स है, 5 है और दूरी x है। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। y = 5x। ये रेखिक समीकरण 2 चरों का रेखिक व्यक्त कीजिए, तो यह आपका एक आंसर हो गया सवाल का। अब इसमें 2 को पॉइंट किया है कि दूरी यदि रहेगा 2 मात्रक तब कार्य क्या होगा, कार्य मतलब y। तो y = जानते हैं कि 5x होता है, 5 का 5 हो गया, ठीक है। कार्य 5 का 5 हो गया और x का वैल्यू कह रहा है कि 2 लीजिए, तो 5 दूनी का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको आलेख भी खींचना है, इसलिए इसको डबल बॉक्स भी बना देते हैं x और y का वैल्यू के लिए। यह x है, ये y है, तो एक दूरी मतलब x है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 10 आ गया। दूसरा कह रहा है कि दूरी x बराबर ले लीजिए अबरी 0 मात्रक, x मतलब दूरी। तो कार्य कितना होगा, y का वैल्यू, तो y का वैल्यू के लिए यही फार्मूला है 5x। 5 और x का वैल्यू 0 मतलब 0 हो गया। तो इसका भी वैल्यू 0 है, इसका भी वैल्यू 0 हो गया। अब कह रहा है यही आपका दोनों का सॉल्व किया हुआ है। अब कह रहा है कि इसको हमको ग्राफ पर दिखा दीजिए। तो चलिए हम लोग ग्राफ पर दिखाते हैं। तो चलिए इसी ग्राफ को हम लोग को दिखाना है। x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 10 है। तो x का वैल्यू देखिए 2 यहाँ हो गया, y का वैल्यू 10 यहाँ हो गया, ठीक है। x का वैल्यू 2, ये x है और ये y अक्ष है। अब x का वैल्यू आपका 2 रहा और y का वैल्यू 10 रहा, इसी पॉइंट पर हो गया। अब चलिए दूसरा देखिए,
तो हम लोग क्या लिख दें 2,10। दूसरा कितना है, x का वैल्यू भी 0 है, y का वैल्यू भी 0 है, x का वैल्यू भी 0 है और y का भी वैल्यू 0 है। तो इसको लेकर करिए, तो x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0, यही हो गया। अभी दोनों पॉइंट को लेकर के क्या कर दीजिए, ग्राफ खींच दीजिए। यही आपका इस सवाल का ग्राफ हो गया। और इसमें समीकरण दिखाना है तो y = 5x दिखा सकते हैं, क्योंकि इस सवाल का यही इक्वेशन था इस समीकरण का। देखिए y = 5x, तो यही इस सवाल का ग्राफ हो गया और इस सवाल का सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। 7 कहता है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान किया। एक रैखिक समीकरण लिखिए और इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो, जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है। आप उसका अंशदान x और y मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख भी खींचिए। 7वां क्वेश्चन में कहता है कि 2 लड़कियां हैं, एक का नाम है यामिनी और एक का नाम है फातिमा। यह दोनों मिलकर के प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा देती है। ठीक है, तो इसके लिए कह रहा क्वेश्चन कि x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए और दोनों पैसा मिला करके कितना होना चाहिए, दोनों को पैसा मिला करके 100 रुपया होना चाहिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों को पैसा मिला के 100 होना चाहिए। यही समीकरण क्वेश्चन का क्या है, रैखिक समीकरण हो गया। अब इसमें और कहना चाह रहा है कि इस समीकरण का आप आरेख भी खींचिए। क्या खींचना है, आरेख खींचना है। तो आरेख खींचने के लिए क्या करना होगा, x और y का 2 वैल्यू लेना होगा। तो मान के चलिए कि यामिनी माने x माने क्या, यामिनी मान लीजिए कि 40 रुपया दे रही है, तो ये कितना दी होगी 60 रुपया, तब ना दोनों को मिलाकर 100 रुपया होगा। और ये यदि 50 रुपया दी होगी तो ये भी 50 रुपया दी होगी, तबे 100 रुपया होगा। तो दोनों को पैसा मिला के 100 होना चाहिए। ठीक है, यदि यह यामिनी 30 रुपया देगी तो 70 रुपया देगी, मतलब मिला के 100 होना चाहिए। तो 2 पॉइंट से आपका समीकरण बन जाएगा। चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो हम लोग ग्राफ खींच चुके हैं और इसका वैल्यू देख लीजिए, यहाँ है। पहले 40 और 60 पर लेना है। तो x का वैल्यू 40 तो y का वैल्यू 60 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 40 और 60 हो गया। फिर x का वैल्यू 50 तो y का भी वैल्यू 50। तो x का वैल्यू 50 तो y का वैल्यू भी 50। 50,50 हो गया। और ये दोनों को लेकर के इस तरह से क्या कर दीजिए, ग्राफ खींच दीजिए। इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 60 है तो 40 हो गया, यहाँ 70 है तो 30 हो गया, 100 होते जा रहा है। तो यही इस सवाल का रैखिक समीकरण का ग्राफ हो गया। तो यही आपका फाइनल ग्राफ बना। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बना लेना था 7वां का ग्राफ भी, और समीकरण तो बहुत आसान था, समझ लिए होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। उसमें 4-5 वो सवाल दिया हुआ है। चलिए उस सवाल समझते हैं। कह रहा है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। क्या है कि वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है, ठंडा ज़्यादा गिरता है, बर्फ़ वाला क्षेत्र है। तो कुछ जगह है जहाँ अमेरिका और कनाडा का जो बर्फ़ से ढका हुआ रहता है पोर्शन, तो वहाँ का टेम्परेचर को सेल्सियस या केल्विन में ना नाप करके फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण, यहाँ देखिए समीकरण दे दिया है। ठीक है, और इस समीकरण की सहायता से आपको 5 गो क्वेश्चन दिया है। 5 क्वेश्चन पर आपको कह रहा है कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। इसका कह रहा है कि एक वो आलेख खींचना है। ठीक है, इस रैखिक समीकरण का क्या करना है, आलेख खींचना है। ठीक है, तो इस रैखिक समीकरण का आलेख तो खींचा जाएगा, लेकिन इसके लिए 2 वैल्यू लेना होगा। तो चलिए हम लोग इसको पहले बनाते हैं समीकरण। इसको
तो क्वेश्चन समीकरण यही है, कह रहा है कि सेल्सियस को x अक्ष पर ले लीजिए और फ़ारेनहाइट को y अक्ष पर ले लीजिए, तो इसी पर बनाइए। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको से 2 को समीकरण निकालना होगा, ठीक है। और 2 को जब वैल्यू निकल जाएगा तब इसका रेखिक समीकरण बनेगा, एगो फ़ारेनहाइट के लिए, एगो सेल्सियस के लिए। तो सेल्सियस में कौन ऐसा वैल्यू लेना चाह रहे हैं, C बराबर कोई ऐसा वैल्यू लीजिए जो फ़ारेनहाइट में हो जाए, ऐसा 2 को कोई वैल्यू लेना होगा, ठीक है। सेल्सियस में एगो 0 लेकर के देखते हैं क्या आता है। तो C का वैल्यू यदि 0 लेते हैं तब फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू हो जाएगा, 9, C के जगह पर क्या बैठाना है 0, नीचे 5/32, 9 में 0 से करेंगे 0, 0 में 5 से करेंगे सब 0 हो जाएगा, 32 = 32। तो फ़ारेनहाइट में 32 आ गया। एक वैल्यू और ऐसा लीजिए जो इसको संतुष्ट करता हो। तो एक वैल्यू हम -40 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन -40 लीजिएगा तो आपका वैल्यू इसका जो है सीधा आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, डेसिमल में वैल्यू नहीं आएगा। तो डेसिमल से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको -40 लीजिए, इसका वैल्यू एकदम सही आएगा। तो देख लीजिए, इसका है कि C का वैल्यू -40 लिए तब F का वैल्यू क्या निकलेगा, सब देख लीजिए, 9, C के जगह पर लिख देना है -40, देखिए इस पर बैठा रहा है 9, C के जगह पर -40, नीचे 5 और +32, 25 8 40 हो गया, 9 5 9 8 72 हो गया, माइनस में और +32। तो 72 में से 32 में से 72 घटाना है, तो 72 में से 32 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, -40 आ जाएगा। तो देखिए इसका भी -40 आंसर निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं कि दोनों का वैल्यू जो है इक्वल आ गया। अब इस दोनों पर लेकर के ग्राफ बना दीजिए, और यह देखिए चरचर में है, इसलिए चरचर का डिफरेंस लेके ग्राफ बना रहे हैं। तो चलिए पहले है कि F का वैल्यू 32 है तो C का वैल्यू 0 है। 32 किसको लेना है, देख लीजिए, X रहेगा, C वाला X रहेगा और Y वाला F रहेगा, ठीक है। तो आइए इस C का वैल्यू, C में चाहिए 0, C में 0 हो गया, और F में 32 चाहिए तो 32 ही हो गया, यह पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हो गया 0,32। फिर ना ये क्या है, F में भी -40, C में भी -40, तो F में भी -40 आपका हो गया यह, ठीक है, और C में भी -40 हो गया यह। इस पॉइंट पर दोनों पॉइंट मिलेगा, -40 और -40 इस पॉइंट पर मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको दोनों को लेकर के एक ग्राफ खींच देंगे। तो चलिए यही इस सवाल के लिए आलेख हो गया। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको लेकर के इसमें कहूँ पर लिख दीजिए F = 9C/5 + 32। यह हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। 8 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन उसका आंसर हो गया। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन के लिए। कहता है कि यदि तापमान 30 डिग्री C है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, दूसरा। तीसरा कहता है कि यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में है तो सेल्सियस में क्या होगा। यदि तापमान 0 डिग्री C है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री F है तो C में क्या होगा। यहाँ 2 क्वेश्चन इसमें कर दिया है। क्या कोई ऐसा तापमान है जो फ़ारेनहाइट सेल्सियस दोनों में संख्यात्मक समान है। तो अब ये देखे थे -40 डिग्री था, फ़ारेनहाइट में भी -40 और सेल्सियस में भी -40, वही सवाल का आंसर है, ठीक है। तो यह जो है कंपटीशन के लिए भी बात आपको याद रखना है। ये सभी को मैंने आपको कभी जॉब के लिए भी ज़रूरत होगा तो इस तरह का बदलने के लिए आता है, तो आपको इसी पर करना होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 डिग्री C है, मतलब सेल्सियस का टेम्परेचर दिया हुआ है, और फ़ारेनहाइट का पूछ रहा है। तो फ़ारेनहाइट का भी फार्मूला देखिए बुक में लिखा हुआ है, 9C/5 + 32। इसी पर बैठा दीजिए, 9 के 9 हो गया,
सी की जगह पर 30 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि 9 का 9 लिख दिए, सी का वैल्यू 30 कहा था 30 लिख दिए, नीचे 5 है 5 लिख दिए, बगल में 32 लिख दिए। 5 से 6 बार 5 छक्का 30 हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा, प्लस 32 हो गया। इस तरह से जोड़ देंगे, 4 और 2 6 हो गया, 5 और 3 8 हो गया। इतना डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। यही सवाल का आंसर है। मतलब 30 डिग्री सेल्सियस जो है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अब एक क्वेश्चन और इसी तरह से कह रहा है क्वेश्चन कि यदि फ़ारेनहाइट में यदि इसका वैल्यू 95 डिग्री हो तो सेल्सियस में कितना होगा। तो फार्मूला यही रहेगा 9c/5 + 32। इसी पर बनेगा। एफ का मान देखिए 85 95 दिया, 95 हो गया, प्लस है 32, इधर चला जाएगा तो -32 हो जाएगा, इधर 9c/5 रह गया। अब कर दिए 95 में से 32 लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा बोलिए। 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 बचेगा, 9 में से घट गया 63 हो गया, इक्वल टू 9c/5 हो गया। 9 सते 63, 7 बार में कट जाएगा, 9 1 जा 9 9 सते, और इस तरह से क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा तो सी होगा 7 × 5 = 35 डिग्री हो गया। तो यह सेल्सियस में आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है। तो यह सब तरह का क्वेश्चन जो है आपको MCQ हो या इस तरह को हो, सॉल्व करने के लिए आपको आएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका 3rd भी देख लिए है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सी का वैल्यू 0 डिग्री सी हो तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो यही फार्मूला होगा 9c/5 + 32। बोलिए इसमें एफ का वैल्यू निकालना है, 9 का 9, सी का वैल्यू कितना बैठाना है 0 और नीचे 5 + 32। 9 को 0 से करेंगे, ये सब 0 बन जाएगा, + 32 इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। यही सवाल का आंसर हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन कहा है। क्या क्वेश्चन कहा है, यदि एफ का वैल्यू भी 0 डिग्री रहेगा तब सी का वैल्यू कितना होगा। सी का वैल्यू कितना होगा फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिर यही फार्मूला यूज करना होगा, एफ इक्वल टू 9c/5 + 32। एफ का तो वैल्यू कह दिया है 0 तो 0 हो गया, 9c/5, ठीक है, और प्लस 32 हो गया। ये प्लस में 32 है, इधर आ जाएगा तो माइनस में 32 हो जाएगा, इधर 9c/5 रह गया। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9c हो जाएगा, और 5 दूनी के 10 हो गया, 5 × 15 116, -160 हो गया। इसलिए जब c बराबर करिएगा तो -160/9 हो जाएगा। जब 9 से इसको भागा दे दीजिएगा, 9 से जब इसको भागा दे दीजिएगा तो कितना होगा 9 एकम माइनस में 9 एकम 9 9 सत्ताईस, इतना डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। भागा देने के बाद 9 से 160 को भागा दीजिएगा तो यह 0 डिग्री यदि फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में -17.8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है, ये तो हो गया। अब कह रहा है 5वां क्वेश्चन, जो अभी तुरंत हम लोग पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा सॉल्व किए थे। कहता है कि कोई ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में इक्वल होता हो, तो उससे इस टेम्परेचर को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। और यही जो फार्मूला है एफ इक्वल टू 9c/5 + 32, इसी पर बैठा देते हैं। एफ का भी वैल्यू x रख दिए हैं, 9 हो गया, सी का भी वैल्यू x रख दिए हैं, नीचे 5 हो गया, + 32 हो गया। ये प्लस इधर ले आनिए, x - 32 हो गया, इधर 9x/5 हो गया। अब इसके लेकर क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। 9x को 1 से करेंगे तो 9x हो जाएगा, और 5 को 1 से करेंगे 5x हो जाएगा, और 5 को 32 से करेंगे 5 दूनी के 10, 5 × 15 116, 160 हो जाएगा। अब क्या करें, 9x के तो 9x हो गया, ये +5 है, इधर ले आनते हैं तो -5x हो जाएगा, और -160 इधर रह गया। कर दीजिए, -4x हो जाएगा, -160 हो जाएगा। जब x बराबर करेंगे तो सॉरी माइनस करें, 9 में से 5 तो घट जाएगा तो प्लस में रहेगा, तो -160 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, तो -40 आ गया।
तो वह कौन टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट सेल्सियस में बराबर होगा, वह है -40 डिग्री टेम्परेचर। यह सेल्सियस में भी इतने होता है, फ़ारेनहाइट में भी इतना ही होता है। तो यह आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। हम लोग इसके बाद एक और चैप्टर है एक्सरसाइज 4.4, उसमें फिर मिलेंगे। तो इस चैप्टर का जो सबसे VVI क्वेश्चन जो था वह VVI क्वेश्चन है ना, जो आपको हम बोले थे कि लास्ट में बता देंगे। इस चैप्टर का जो मेन VVI क्वेश्चन है वह 1 नंबर में तो आपका 8 है, 8 क्वेश्चन तो फिक्स है, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन है और फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यही आपका मेन है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।